हेलो स्टूडेंट, बीएनएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है भरत बौड़ाई और मैं आपको पढ़ाता हूँ इकोनॉमिक्स। हमने अभी तक लास्ट वीडियो के अंदर अपनी वीडियो लेक्चर सीरीज मींस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इकोनॉमी कैसी थी, उसके एग्रीकल्चर सेक्टर को देखा था। अब हमें इसका मेन इंपॉर्टेंट सेकंड सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस भारत का औद्योगिक क्षेत्र था कैसा। तो सबसे पहले समझते हैं इसको। हमें पता है हमारी इकोनॉमी पूरी की पूरी एग्रीकल्चर बेस्ड थी, क्योंकि आप लोगों को बताया था कि 2/3 जो लोग थे, पॉपुलेशन थे, वो गांव में रहते थे और एग्रीकल्चर एक्टिविटी पे डिपेंडेंट थे। मगर उसके बावजूद भी कुछ एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इंडिया में होती थी। Although agriculture had dominated the Indian economy during the pre-British period, ये हमने बताया कि मेन एग्रेरियन इकोनॉमी थी, बट सम इंडियन इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग सर्टन प्रोडक्ट एंजॉयड वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन। इंपॉर्टेंट चीज, वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी हमारी इंडस्ट्री की, जिसमें पर्टिकुलरली हम जानते हैं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को, हस्तशिल्प उद्योग को। हस्तशिल्प उद्योग विश्व विख्यात था, प्रख्यात था। तो क्या हुआ, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमारी इंडस्ट्री पर प्रहार किया और उन्होंने एक सिस्टमैटिक वे से हमारी पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब हमारी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। खत्म क्या करा, व्यवस्थित ढंग से औद्योगिकरण का उन्होंने पतन करा। कैसे पतन करा, तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट। मेन चीज, इंडियन हैंडीक्राफ्ट को खत्म करा, मतलब हमारा जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट मतलब हस्तशिल्प उद्योग था, जो हाथ से बनने वाली वस्तुएं थी, उस इंडस्ट्री को ही तबाह कर दिया। और साथ ही साथ कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्री बेस वाज अलाउड टू कम अप। नो मॉडर्न इंडस्ट्री, कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्री आने ही नहीं दी भारत के अंदर। आधुनिक औद्योगिक आधार भी नहीं आने दिया और हमारा जो हस्तशिल्प उद्योग था उसे भी समाप्त कर दिया। अगर हम समझें तो प्राइमरी मोटिव क्या था भाई, उन्होंने क्यों किया ऐसा, ब्रिटिश ने क्यों किया, ऐसा क्यों किया। द प्राइमरी मोटिव ऑफ ब्रिटिश रूल बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उन्होंने हमारे जो हस्तशिल्प उद्योग था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, उसको खत्म कर दिया, डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया। तो हम समझते हैं दो मेन रीजन थे। पहला रीजन था टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट टू बी यूज्ड बाय अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्री इन ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के अंदर जो अपकमिंग इंडस्ट्रीज आने वाली हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट कौन पूरी करेगा, इंडिया। दूसरी चीज, टू सेल फिनिश प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री इन इंडियन मार्केट एट हायर प्राइस। और साथ ही साथ वहां से, ब्रिटेन से वो फिनिश गुड्स बने हुए प्रोडक्ट लेकर आए और जिसको इंडिया में वो बेचेगा उच्च मूल्य पर भारतीय बाजारों में। ब्रिटिश उद्योग के तैयार उत्पादों को बेचने के लिए भी इंडिया का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन रखा कि अगर भारत में इंडस्ट्री बचेंगे ही नहीं तो उन्हें सामान कहीं ना कहीं से खरीदना पड़ेगा, तो वो ब्रिटेन का ही सामान खरीदेंगे। समझते हैं कि सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ कैसे था, किस क्या वे था सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का, व्यवस्थित ढंग से औद्योगिकरण का पतन कैसे करा। तो उन्होंने दो तरीके से करा। फर्स्ट नंबर अगर हम बात करें तो डीके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, भारतीय हस्तशिल्प का पतन सबसे पहले करा। और साथ ही साथ नो मॉडर्न इंडस्ट्री बेस वाज अलाउड टू कम अप, और कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्री भारत में लगने ही नहीं दी, उसका बेस भी लगने नहीं दिया। तो क्या आता है मेन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड डिके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। भाई इंडियन हैंडीक्राफ्ट को जो डिके हो गया था, मतलब पतन हो गया था, उसके क्या क्या कारण थे। अंग्रेजों ने करे थे तो किस तरीके से कर रहे थे, क्या कारण थे। सबसे पहला, किस तरीके से करे थे, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट, राज्य की विभेदक प्रशुल्क नीति। प्रशुल्क नीति इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आयात निर्यात पर लगने वाले शुल्क हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज के ऊपर डिस्कस होने वाला है, जो कि अंग्रेजों ने स्पेशली स्पेशली किसके लिए बनाया, इंडिया के लिए बनाया। पहली चीज, दिस पॉलिसी अलाउड फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड फ्री इंपोर्ट ऑफ फाइनल गुड्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री टू इंडिया। देखो भाई, फ्री एक्सपोर्ट भी करा, किस चीज का, रॉ मटेरियल का, कच्चे माल का, इंडिया से, और इंडिया में इंपोर्ट भी, कौन से गुड्स, फाइनल, वो भी फ्री। कहां से, जो ब्रिटिश इंडस्ट्री से इंडिया आ रहे थे। लेकिन हैवी ड्यूटी वाज इम्पोज्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। अगर हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट विदेशों में बिकने जाएगा तो उस पर क्या लगाया,
हैवी ड्यूटी लगाई। इसका मतलब इंडिया से यूके जा रहा है सामान, इसका मतलब अगर रॉ मटेरियल जा रहा है तो नो ड्यूटी, और यहां से फिनिश गुड्स आ रहा है नो ड्यूटी। बट इंडिया से अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जा रहा है, क्या जा रहा है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट, तो हैवी ड्यूटी। इसका मतलब ज्यादा चार्जेस लिए जा रहे थे। तो इस नीति ने भारत के कच्चे माल का स्वतंत्र निर्यात और भारत में ब्रिटिश उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं के स्वतंत्र आयात की अनुमति प्रदान करी, मगर भारतीय हस्तशिल्प का निर्यात भारी शुल्क लगाया गया। इसी के रिजल्ट से इंडियन मार्केट वर फुल ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन विच वर लो प्राइस्ड। तो भाई एक चीज बताओ, जब कोई ड्यूटी ही नहीं लग रही यहाँ पर फिनिश गुड्स के आने के लिए, तो क्या होगा, उसका प्राइस लो होगा, और हमारा प्रोडक्ट जिस पे हैवी ड्यूटी लग रही है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाकर महंगा हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट इंडियन मार्केट वर फुल ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन विच वर लो प्राइस। इट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट बोथ इन द डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज द एक्सपोर्ट मार्केट। इसका मतलब हमारा इंडिया में ही हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट को भी बर्बाद कर दिया, और साथ ही हमारा जो माल बाहर जा रहा था उसमें भी इंडिया को नीचे गिरा दिया। आगे समझते हैं। तो पॉइंट नंबर 2, डिसअपीयरेंस ऑफ द प्रिंसली कोर्ट्स। राज दरबारों का लोप होना। राज दरबार क्या, तो आपको पता है पूरा जो भारत जो था वो डिवाइडेड था किस चीज में, राज दरबारों में। कहते हैं कि 600 से ज्यादा भारत के अंदर राज दरबारें थी। कई बुक्स में एनसीईआरटी में 565 भी है लिखा हुआ। तो राज दरबार थी, तो राज दरबार में राजाओं का शासन चलता था, मगर अंग्रेजों ने क्या करा था, राजाओं को ही अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था। तो होता क्या है, तो उन्होंने प्रिंसली कोर्ट ही नहीं है, इसका मतलब कोई भी राजा के पास जाकर अपनी गुहार ही नहीं लगा सकता। तो पीरियड टू द ब्रिटिश रूल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री दे यूज टू पैट्रोनाइज द हैंडीक्राफ्ट बिकॉज ऑफ विच द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एक्वायर्ड इंटरनेशनल रेपुटेशन। तो इंटरनेशनल रेपुटेशन क्यों मिल रखा था, क्योंकि राजाओं ने उसको सपोर्ट कर रखा था। तो ब्रिटिश शासन से पहले देश के विभिन्न भागों में जब नवाब हो गए, राजा, शहनशाह, सम्राट, इनका शासन था, और इन्होंने भारतीय हस्तशिल्प को संरक्षण प्रदान किया था। मतलब खुद ही यूज करते थे और बाहर बेचते भी थे, बट जिससे वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन मिल गई थी, जिसके कारण भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त हुई थी। मगर जैसे ही ब्रिटिश शासन का आरंभ हुआ तो देसी राज दरबारों का अंत हो गया, क्योंकि अब शासन किसका था, अंग्रेजों का था, और जिसने हमारे हैंडीक्राफ्ट को डिके कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। ये भाई इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, देखो अगर कोई प्रोडक्ट हैंडमेड होगा और एक होगा मशीन मेड, दोनों में डिफरेंस क्या होगा, दोनों में डिफरेंस क्या होगा, इसके अंदर शार्पनेस मतलब क्वालिटी, फिनिशिंग अच्छी नहीं होगी, मशीन मेड में फिनिशिंग अच्छी होगी। ये टाइम ज़्यादा लगाएगा जबकि ये टाइम ज़्यादा नहीं लगाएगा, ठीक है। साथ ही साथ इसकी कॉस्ट कम आ सकती है, पॉसिबिलिटी है इसकी कॉस्ट, क्योंकि ये हैंडमेड है, टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग होगा, तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो इसलिए इंडियन हैंडीक्राफ्ट यहाँ से भी डिके होना चालू हो गया। तो क्या क्या पॉइंट्स मिलते हैं अपने को, तो मशीन मेड प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन वर लो कॉस्ट प्रोडक्ट and gave a stiff competition to the handicraft product in India. Also, machine-made products out excelled Indian handicraft product in presence and quality. Competition forced the Indian craftsmen to shut down their enterprises. तो भाई एक चीज क्या हो गया, जितने भी हमारे आर्टिसंस थे, क्राफ्ट्समैन थे, वो सबको अपनी अपनी दुकानें या अपने अपने कारीगर की जो चीज़ें थी वो बंद करनी पड़ी। तो मशीनों द्वारा निर्मित जो ब्रिटेन की वस्तु थी वो तो सस्ती थी, हमारे साथ एक अच्छा कंपटीशन दिया, और हमारी वस्तु उसमें टिक नहीं सकी, क्योंकि एक वो सस्ती थी, उसके अंदर शार्पनेस थी, उसके अंदर फिनिशिंग थी, उसकी क्वालिटी थी, और वो जल्दी से प्रोडक्ट तैयार मिलता था। आप इसको चेक कर सकते हो कैसे, जब जैसे पुराने टाइम पे ना हैंडमेड स्वेटर्स मिलते थे, हमारी मम्मी दादी वगैरह बना देती थी, तो आप देखोगे उसके अंदर ना कई जगह गांठ सी मिलती थी। मगर अगर आप स्वेटर दुकान से लोगे, रेडीमेड स्वेटर लोगे, मींस मशीन मेड स्वेटर्स लोगे, उसमें कोई भी आपको ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है, बिल्कुल क्लियर होगा, मतलब बिल्कुल फिनिशिंग अच्छी होगी उसकी। तो ये कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट हमें उसी टाइम पर देखने को मिल गया था। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, तो न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। अब न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड मतलब जब अंग्रेज भारत आए तो सबसे पहले उनका पहनावा जो लोगों को या नई जनरेशन को आकर्षित किया। कैसे आकर्षित किया, उन्होंने अपने पहनावे को सभ्यता या सभ्य
और दूसरे जो इंडियन पहनावा था उसको असभ्य की निशानी के रूप में बना दिया, जिसकी वजह से न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड सामने आने लगी। कैसी डिमांड आने लगी? तो ओइंग टू इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कल्चर अ न्यू क्लास एमर्ज इन इंडिया विच वॉज कीन टू अडॉप्ट द वेस्टर्न लाइफस्टाइल। तो वेस्टर्न लाइफस्टाइल को इसलिए पहनते थे क्योंकि वो चाहते थे कि वो सभ्य दिखें। हालांकि सभ्य दिखना एक अलग चीज होती है, बट उन्होंने दिमाग में डाल दिया कि इसी को सभ्यता की निशानी कहते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हो कि अगर आप धोती कुर्ता पहनोगे तो आप असभ्य दिखोगे, और अगर आप जीन्स पैंट या फिर कोट पैंट्स पहनोगे तो आप सभ्य दिखोगे, ऐसा कुछ। तो दिस चैलेंज द पैटर्न ऑफ द डिमांड अगेंस्ट द इंडियन प्रोडक्ट एंड इन फेवर ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट। इन द प्रोसेस द इंडियन इंडस्ट्री टेंडेड टू पेरिस और फिनिश हो गई। तो ब्रिटिश जीवन संस्कृति से प्रभावित भारत में नए वर्ग का जन्म हुआ, और यह वर्ग जो वेस्टर्न कल्चर को अपनाना चाहता था, जिससे क्या हुआ, वस्तुओं के पक्ष और भारतीय वस्तुओं के विपक्ष में बदलाव आया, और इस प्रक्रिया से भी भारत का जो हस्तशिल्प था, हैंडीक्राफ्ट, वो बर्बाद हो गया। पॉइंट नंबर 5 को देखते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट है भाई? इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। भाई भारत में रेलवे का आगमन। तो रेलवे ने ऐसे क्या करा? रेलवे ने क्या करा, ये जितने भी सामान को लेके आते थे, तो ये इस तरीके से ये पोर्ट्स में लेके आते थे। मतलब पोर्ट्स में लेके आते थे, इस साइड ले आएंगे, इस साइड ले आएंगे सामान को। जब पोर्ट्स में लेकर आते थे तो पोर्ट से आगे जाने का काम बस से हो सकता था, बट बस रोड तो थी नहीं। तो इन्होंने रेलवे बिछानी चालू करी, जिससे कि जब रेलवे बिछाएंगे तो क्या होगा, रेल मुख्य शहरों तक जोड़ेगी और मुख्य शहरों तक उनका सामान पहुंच जाएगा, जहां भी, चाहे वो दिल्ली, अमृतसर, बैंगलोर, कलकत्ता, इस तरीके से पूरे इंडिया के अंदर ही फैल जाएगा। फिर वहां से मुख्य शहरों से छोटे छोटे शहरों तक बस से और घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी की सहायता से भी जा सकते थे। ओवरऑल रेलवे ने बहुत ज्यादा काम करा। अगर आप नॉर्मली डाटा उठा के देखोगे ना, तो आपको क्या दिखेगा कि जितना रेलवे अंग्रेज बिछा के गए थे, हमने उसमें ज्यादा से ज्यादा 2-3 हजार किलोमीटर की ही बढ़ोतरी करी है, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं करे। मगर हाँ, हमने चेंजेस ये करे कि पटरियां हमने ज्यादा नई नहीं बिछाई, मगर मतलब उन पटरियों को वही रहने दिया, बट पटरियों में चेंज लेकर आए। पहले फट्टे की पटरियां होती थी, अब लोहे की हैं। तो इसका मतलब हमने नई रेलवे लाइन नहीं बिछाई, मगर पुरानी रेलवे लाइन को और दुरुस्त कर दिया है और बढ़िया कर दिया है। इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि रेलवे लाइन का विकास नहीं हुआ। तो इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया किस तरीके से इसने इंडियन हैंडीक्राफ्ट को बर्बाद करा, तो हमें देखने को मिलता है, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज द साइज ऑफ द मार्केट फॉर द लो कॉस्ट ब्रिटिश प्रोडक्ट टेंडेड टू एक्सपेंड वाइल इट स्टार्टेड श्रिंकिंग फॉर द हाई कॉस्ट इंडियन प्रोडक्ट। तो इंडियन प्रोडक्ट हाई कॉस्ट पे था तो वो श्रिंक कर रहा था, जबकि अंग्रेजों का जो प्रोडक्ट था वो बढ़ रहा था आगे। तो हैस्टेंड क्विकेंड द प्रोसेस ऑफ डिके ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट। तो इसमें जो हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट में और मतलब खत्म होने में बहुत तेजी आ गई। ठीक है, उसे तेजी प्रदान करी किसने? रेलवे ने। अगर देखते हैं तो जो ट्रेन थी वो कहाँ चली थी? फर्स्ट ट्रेन रन फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। इसे बॉम्बे कहते थे, आज मुंबई कहते हैं। तो मुंबई टू थाने 1853, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो याद करना है आपको। पहली ट्रेन मुंबई से थाने तक चली थी। आप अपने मैप में देख सकते हो कहाँ का है। अब समझते हैं, ये सारे पॉइंट्स पढ़ लिए हमने, 5 पॉइंट, जिसने हमें बताया कि हमारा जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट है वो किस तरीके से उन्होंने बर्बाद करा। इंडियन हैंडीक्राफ्ट। अब इंडियन हैंडीक्राफ्ट के हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर? एडवर्स अफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो किस तरह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के जो हस्तशिल्प उद्योग का पतन जो हो गया, उसके क्या क्या इंडिया में विपरीत प्रभाव पड़े। विपरीत प्रभाव, हाँ भाई, एडवर्स इफेक्ट। अब वो कौन सा एडवर्स इफेक्ट? ये एडवर्स इफेक्ट, तो पहली बात तो हमारे देश से इंडस्ट्री चले गए। इंडस्ट्री जाने का मतलब है एम्प्लॉयमेंट का जाना। और क्या फर्क पड़े, तो हम उनको देखते हैं। सबसे पहला तो वही पॉइंट आ गया, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब इंडस्ट्री चलेगी तो हम किस पे बेस रहे हैं? तो हमारे में बेरोजगारी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी। द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स resulted in unemployment on a mass scale. The displaced artisans were forced to take up agriculture for their livelihood. तो जितने भी अच्छे खासे कारीगर थे, वो लोग किस पे अब लिवलीहुड होने लगा उनका? एग्रीकल्चर पर, मतलब खेती पर ही उनको रुख करना पड़ा। और इससे गांवों पर जनसंख्या का बहुत बड़ा भीड़ जो कृषि पर निर्भर हो गई, ओवर क्राउडिंग हो गई। दूसरा पॉइंट देखें तो लैक ऑफ इंडियन गुड्स इन द मार्केट सो हैड प्रमोटेड ब्रिटिश गुड्स। तो भारतीय वस्तु की बाजार में कमी हो गई और ब्रिटिश वस्तु को प्रोत्साहन मिल गया। तो क्या हुआ इससे? तो बोलते हैं न्यू डिमांड केम ऑन द इंडियन कंज्यूमर मार्केट विच वाज लो, deprived of the supply of locally made goods, so this demand was
प्रॉफिटेबली मेट बाय द इंक्रीजिंग इंपोर्ट ऑफ चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। तो भारतीय उपभोक्ता बाजार जो थे वो घरेलू वस्तुओं की पूर्ति में कमी आ गई, नई मांग का उदय हो गया, जिसे इंग्लैंड से सस्ते निर्मित उत्पादों के लाभपूर्ण आयातों द्वारा पूरा किया गया। तो इसका मतलब हमारे पास हैवी इंपोर्ट्स, मतलब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी जो करेंसी थी वो भी दूसरे देश में जाती ही रही। तो पहली चीज जॉब्स गई, दूसरी चीज जो इंडियन गुड्स तो बर्बाद हो ही गया, ब्रिटिशर्स गुड्स को प्रमोट किया गया, और साथ ही साथ उससे हमारी जो देश की जो संपदा थी, संपत्ति वेल्थ था, वो भी दूसरे देश को जाते रहा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट, और हमें इंपोर्ट के लिए कुछ ना कुछ तो उनको देना पड़ेगा। बात करते हैं सेकंड पॉइंट। ये सेकंड पॉइंट है, पहला पॉइंट डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट था, ये सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है, नो मॉडर्न इंडस्ट्री बेस वाज अलाउड टू कम अप। तो आधुनिक औद्योगिक आधार पर रोक कर दी, या फिर इसे कह दो ब्लीक नोशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। इसका मतलब मॉडर्न इंडस्ट्री बनी तो सही, मगर उसका ग्रोथ जो था वो बहुत 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 ज्यादा कम हुआ। कितना ज्यादा कम हुआ, तो समझते हैं इसके पॉइंट्स को। सबसे पहला, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। कैपिटल गुड्स मतलब होता है मशीन, पूंजीगत वस्तुएं। मशीन मतलब जो किसी न्यू प्रोडक्ट को बनाए, न्यू मशीन को बनाए या न्यू प्रोडक्ट को बनाए, कुछ भी प्रोडक्ट को बनाए तो उसे हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। तो कैपिटल गुड्स ही नहीं थे हमारे पास तो इंडस्ट्रीज में, तो कहाँ से हम प्रोडक्ट बनाएंगे। तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री रेफर टू दोस इंडस्ट्री विच कैन प्रोड्यूस मशीन एंड टूल्स। तो क्या बनाते हैं भाई, वो मशीन और टूल्स बनाते, और वो मशीन और टूल्स आगे जाके प्रोडक्ट बनाते। तो विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स फॉर करंट कंजप्शन। तो वो करंट कंजप्शन को पूरा कर पाते हैं। तो पूंजीगत वस्तुएं, उद्योग से अभिप्राय, पूंजीगत वस्तु उद्योग से अभिप्राय, उद्योग वह उस उद्योग से होता है जो मशीन एवं उपकरण उत्पादित कर सकते हैं जो कि वर्तमान उपभोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन में प्रयुक्त होते हैं। तो पहली चीज, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। तो भाई जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था तो कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री इंडिया में नहीं थी टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, कि आगे फिर से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके, तो कोई भी हमारे पे पूंजीगत वस्तु नहीं थी। पॉइंट नंबर 2 देखें तो यहाँ पर क्या मिलता है, ब्रिटिश रूलर डिड नॉट पे एनी अटेंशन फॉर देयर प्रमोशन एज दे ऑलवेज वांटेड इंडियंस टू बी डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटेन फॉर द सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स एंड हैवी इक्विपमेंट। तो भाई आपको पता ही है कि ब्रिटिशर्स अगर हमें ही इक्विपमेंट दे दे, हमें ही टूल्स दे दे, तो हम हमें जॉब मिल जाएंगी, हमारे पास पूरी इंडस्ट्री हो जाएगी, तो उसको क्या फायदा होगा। तो वो तो चाहता ही था कि इंडिया के सारे लोग ब्रिटेन पर डिपेंडेंट रहें, तो उसने कभी भारत के अंदर इंडस्ट्री लगने ही नहीं दी, ठीक है, और ना ही खुद लगाई कभी। पॉइंट नंबर 2 देखें तो स्टेट पार्टिसिपेशन वाज वेरी लो। अब स्टेट कौन है भाई, वहां पर खुद ही है, तो उसका खुद का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज्यादा लो था, मतलब बहुत सीमित था, कोई ज्यादा ध्यान देने वाली चीज उन्होंने रखी नहीं। जैसे कि समझते हैं तो इट confined only to the area which would enlarge the size of market for the British product in India। तो यह केवल उस क्षेत्र तक ही सीमित था। स्टेट कौन, स्टेट उस क्षेत्र तक ही सीमित था जो भारत में ब्रिटिश उत्पादों के लिए बाजार के आकार को बढ़ाएगा। इन क्षेत्रों में रेलवे था, बिजली थी, बिजली का उत्पादन, बंदरगाहों का विकास, संचार के साधन शामिल थे। इसका मतलब रेलवे, आप अभी रेलवे का पॉइंट बताया, पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जब आएगी तो उनका काम अच्छा होगा। डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, आपको पता है समुद्र, जो ये समुद्र के जो होते हैं इन्हें बंदरगाह कहते हैं, यहाँ पर जहाँ पर शिप आके रुकते हैं, तो वो पोर्ट्स को बढ़ाना। और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, जो आपको पता है ये डाक, तार, पोस्ट, इन सबको बढ़ाने का काम इन्होंने करा। क्यों, क्योंकि उससे अच्छा मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा कर सकते थे। पॉइंट नंबर 3, तो लो कंट्रीब्यूशन ऑफ टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। अब आपको पता है भाई जीडीपी क्या होता है, पी इंटू क्यू, ऐसे बोल सकते हो जीडीपी, या फिर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केट प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो सम टोटल ऑफ, तो सम टोटल ऑफ जो गुड्स एंड सर्विसेज होगी तो उसी की बात होगी। अब सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हम तो एक कंज्यूमर कंट्री बन गए थे, खुद इंडस्ट्री तो थी ही नहीं हमारे पास, तो कहाँ से कुछ होगा। तो हमारा जीडीपी भी बहुत ज्यादा लो था। द ग्रोथ रेट ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी रिमेन वेरी स्मॉल, बहुत कम था। आपको पता ही है जब दादा भाई नारोजी, फिनले सिराज, ठीक है, डॉक्टर आर की वी के आर वी राव, इन लोगों ने जब चेक करा तो पता चला जीडीपी हमारी बहुत ज्यादा डाउन थी। आप ये सारी चीजें लास्ट की वीडियो में देख सकते हैं, पहले की वीडियोस में। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं तो 4 क्या है, सम इंडस्ट्रीज वर एस्टैब्लिश्ड बाय द प्राइवेट एंटरप्राइजेस। भाई प्राइवेट एंटरप्राइजेस ने कुछ इंडस्ट्री एस्टैब्लिश तो की थी, कौन कौन सी थी, तो उन्हें देखते हैं। सबसे पहला, द इंडस्ट्री एस्टैब्लिश इन द पीरियड
वेयर मेनली कन्फाइंड टू कॉटन टेक्सटाइल, स्पेशली कॉटन टेक्सटाइल एंड जूट मिल्स। तो जूट मिल्स की और कॉटन की इंडस्ट्री लगाई गई थी, ठीक है, और जिनका प्रोग्रेस भी बहुत ज़्यादा कम था। दूसरी बात, जो कॉटन टेक्सटाइल मिल वर मेनली डोमिनेटेड बाय इंडियंस एंड वर लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, नेमली महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो महाराष्ट्र और गुजरात जो वेस्टर्न पार्ट है हमारे, उस एरिया में कॉटन और जूट की टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी हुई है, ठीक है, लगी हुई थी उस टाइम पर। और जगह पर फैला नहीं था। आपने देखा होगा महाराष्ट्र, गुजरात, तो ये गुजरात वगैरह एरिया में यही चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। आपने ज़्यादातर मूवीज़ या फिर अपने कुछ जो टीवी सीरियल्स आते हैं उनमें देखा भी होगा। पॉइंट नंबर थर्ड की बात करें तो जूट मिल्स डोमिनेटेड बाय द फॉरनर्स। तो जितने भी जूट मिल्स थी वो फॉरनर्स चलाते थे, जबकि कॉटन मिल्स इंडियन चलाते थे, ठीक है। और ये स्पेशली कहाँ पर थी? बंगाल में। तो इससे पहले वाला पॉइंट समझो भाई, यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर जो कॉटन टेक्सटाइल मिल थी वो इंडिया के पास थी, और कहाँ थी? महाराष्ट्र और गुजरात। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ थी भाई कॉटन जो टेक्सटाइल मिल थी, वो महाराष्ट्र और गुजरात में थी, जो कि इंडियन चलाते थे। जबकि जो जूट मिल्स थी वो किसके पास थी? फॉरेनर्स के पास थी, और कहाँ थी? बंगाल में थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं एक और वो क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? द मेजर ब्रेक थ्रू वॉज सेटिंग अप टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को इन द ईयर 1907 इन जमशेदपुर बिहार। तो जमशेदपुर बिहार के अंदर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लगाई गई थी, ठीक है। तो ये टाटा ग्रुप, जमशेदपुर टाटा भी वो सबसे जो पहले थे उन्होंने ही लगाया था। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, पहले भी पेपर में बोर्ड में आ चुका है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखें। इसकी फुल फॉर्म आई थी, कब लगाया गया था? तो 1907। किसने लगाया था? तो जमशेदपुर, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जमशेदपुर ऐसे ही उनका नाम है, उन्हीं के नाम से जमशेदपुर एरिया भी रख दिया गया था। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। तो अ फ्यू अदर इंडस्ट्री इन द फील्ड ऑफ शुगर, सीमेंट, पेपर, एटीसी ऑल्सो कम अप आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो धीरे धीरे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, और आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो भारत आज़ादी होने वाला था, तो सीमेंट की, पेपर की, ठीक है, साथ ही साथ शुगर की कुछ कंपनियां भारत के अंदर आने लगी। तो अभी तक हमने ये इस वाले वीडियो में हमने क्या देखा? हमने देख लिया यहाँ पर कि हमने क्या क्या यहाँ इंडस्ट्री के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है, इंडस्ट्री के अंदर हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट का अंत कैसे करा, और कैसे नई इंडस्ट्री को उन्होंने आने नहीं दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम भारत के फॉरेन ट्रेड को समझेंगे, या फॉरेन सेक्टर को समझेंगे, कि किस तरीके से ब्रिटेन ने हमारे फॉरेन सेक्टर पर भी पूरा कब्जा बना के रखा था, किस तरीके से रखा था। तो उन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के बीच में, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।